फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने आपको जवाब जमा कराना है, जो कि साल के साल आपकी पेशी होती है। वो होता है ना कि जब आप किसी को अरेस्ट करते हो, उसके बाद उसको जमानत पे छोड़ देते हो, फिर कहते हो कि हाजिरी लगाते रहना थाने में, तो थाने में जाके हाजिरी भी लगानी है पाकिस्तान को। जो कहते हैं ना कि लौंडे की हरकतें सही नहीं है, कि शायद कोई इसको रिश्ता मिल जाए, फाइट नहीं कर सकेंगे। जैसे अभिनंदन को इन्होंने 1 घंटे के बाद चाय पिला के फोटो खींच के वापस भेज दिया था, इसी तरह इन्होंने कश्मीर को भी प्लेट में रख के सजा के ऊपर उसके अच्छा सा दस्तरखान रखा और उसको कहा कि ये लीजिए, ये आप लीजिए, हमें थोड़ा सा फेस सेविंग करने दीजिएगा, कि इतनी इजाज़त दे दें कि हम हल्के फुल्के आंसू बहा लें। तो इन्होंने चीखें भी नहीं मारी, इन्होंने दुहाइयाँ भी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ हल्के से आंसू बहाए और कहा कि जी गुड बाय कश्मीर, और कश्मीर इनका चला गया। ये इतने नाअहल लोग हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको इंडियन जो है POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कहते हैं, वो भी कल कलां को दे देंगे, तो ये उफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनसे कहा जाएगा कि तुमने उफ नहीं करनी तो नहीं करेंगे। दोस्तों, आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। भले ही पाकिस्तान आज की तारीख में FATF की ग्रे लिस्ट में हो, पर लगता है पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, लगभग 1 साल से ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट में से बाहर निकलने के लिए उठाए जाने वाले सारे नियमों को पूरा ही नहीं किया है। और अभी भी तकरीबन 3 से 4 काम जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है, वह बाकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोस्तों की ग्रे लिस्ट में होने के कारण आज की तारीख में पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। पर लगता है कि वहाँ की सरकार या आप कहो इस्टेब्लिशमेंट को आम जनता से कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने के कारण भूखे मरे या प्यासे या महंगाई पाकिस्तान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। पर वहाँ की सरकार सिर्फ उनके कुछ खास लोगों को बचाने के लिए पूरे देश को ग्रे लिस्ट में तक पटके हुए है। और दोस्तों, इस बात का सबूत है यह वीडियो उस पे, और उसका जवाब टेलीविज़न के ज़रिए, अपने पेड लिफाफा एंकर्स के ज़रिए ये देना शुरू कर दिया है कि जनाब FATF कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, और हमें अब कोई फ़िक्र की बात नहीं। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है कि हम आवाम को अपने धोखे में रखकर और बस इसी मंजन में लगाए रखेंगे कि आप जो है ईद मनाएं, आप रोज़े रखें, आप जो है ना वो गेम देखें, PSL देखें, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपकी जो हुकूमत है वो किस कदर परेशान कौन सूरत हाल से गुजर रही है। सर, छुपाने से तो कुछ होगा नहीं। अब इनके तो सबको ये बात समझ आ चुकी है कि जो सैटेलाइट चैनल्स हैं वहां पे इनके अपने पपेट बैठे हुए हैं और वो इन्हीं की जबान बोल रहे हैं। लेकिन जो असलियत है, जो हकीकत है, जो रियलिटी जिसे हम कहें, वो तो इनको भी मालूम है और पब्लिक को भी पता है। तो उस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है? क्योंकि आगे जो इन्होंने मजीद हालात खराब किए हैं, हामिद मीर साहब वाले वाक़े के बाद असतूर के साथ जैसा हुआ, दोनों ने एजेंसीज का नाम लिया है, तो उससे FATF के ऊपर कुछ और इनके ऊपर प्रेशर नहीं आ जाएगा? प्रेशर तो आएगा, मतलब हरकतें जो है ना वो अच्छी नहीं है। जो कहते हैं ना कि लौंडे की हरकतें सही नहीं है, कि शायद कोई इसको रिश्ता मिल जाए, कोई भी हरकतें सही नहीं जा रही हैं इसकी। अपने आप को करेक्ट नहीं किया, मंजी तले डांग नहीं फेरी अभी, तो उसके बाद जब तक अपने घर को साफ नहीं करेंगे, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं लाएंगे, ये किस मुंह से FATF में जाएंगे? ये मतलब बात क्लियर हो गई है। हुआ ये कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान को 27 पेंडिंग जो थे ऑर्डर मिले थे, डिमांड थी FATF की, उसमें से वो 6 बाकी रह गई हैं। कोई 24 कर दिए थे या इस तरह से कुछ कर दिया, तो 6 बाकी रह गई। 6 में से भी 3 जो हैं वो किसी हद तक पाकिस्तान ने उस पर अमल किया, बहुत, यानी कि जिसे कहते हैं ना हाफ हार्टेडली अमल किया है, और वो भी इस लायक नहीं है कि उसको पेश किया जा सके जब आपकी पेशी होगी। और 3 पे तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। तो आउट ऑफ 6 के एक तरफ तो हिंदुस्तान से भी नारा लगता है कि पाकिस्तान गया ब्लैक लिस्ट में, ठीक है, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से नारा लगता है कि हम तो इस बार तो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ रहे हैं, शेख रशीद आके बैठ जाते हैं। दोनों सूरतें जो है ना वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, दोनों बयानी गलत हैं। ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई इम्कान नहीं है पाकिस्तान का। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक जो है वो सारी चीज़ों पे अमल किया है। थोड़ी सी जो आखिर की एक दुम फंस गई है वो रह गई है। मेरा एतराज़ जो है ना वो इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान ब्लैक में जाए या ग्रे में जाए या बाहर आए। मेरा एतराज़ इस बात पे है कि हमने एफर्ट्स क्या किए। हमारी सरकार ने, हमारे जो मुंसलिका इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, उन्होंने जो कोई इस पर तैयारी की कि नहीं।
या दूसरे लोग जो मुराद सईद और दीगर, इन्होंने टीम तर्जमानों की बिठाई हुई है। फवाद चौधरी बैठ के BBC पे बात करते हैं कि मैं आई एम ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसका मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हूँ। अक्ल के नाखून लो मेरे भाई, आप की औकात दुनिया में क्या है? इस वक्त आपकी पेशी होने जा रही है। आप एक छठी बड़ी एटमी रियासत हो, आर्मी हो, उसके बाद आपकी पेशियां हो रही हैं। आपको शर्म नहीं आती कि आपने कोई तैयारी नहीं की थी? आपको चाहिए था कि आप इसको ख़त्म कर चुके होते 2-3 साल पहले ही, लेकिन एफर्ट्स ही नहीं है। एफर्ट्स किस तरफ हैं आरजू? के एहतिसाब, अकाउंट, मैं नहीं छोड़ूंगा इनको, इनकी चीखें निकालूंगा, इनको रुलाऊंगा, NRO नहीं दूंगा, इसको बाहर निकालूंगा, इसको ई सेल पर डालूंगा। तर्जुमा डेमोक्रेसी सो कॉल्ड हो, जहाँ एक हैंडसम वजीर आजम हो, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा हो, उसके इल्म में होना चाहिए कि इन चीज़ों से कैसे निकलते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर बन जाना या ऑक्सफोर्ड में चले जाना, वहाँ से जो है 3rd डिवीज़न में BA कर लेना, ये कोई इस बात की दलील नहीं होती कि आपकी जहानत भी जो है ना वो उतनी ही है। आपकी जहानत जो है वो अगर आउट ऑफ 100 ज़ीरो है, तो आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ लें या कहीं से भी पढ़ लें, हार्वर्ड से पढ़ लें, वो आप उस कंट्री चलाने के लायक नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ ना कि ये आदमी इमरान खान, जो मौजूदा हमारा वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, तारीख़ इंसानी का अजीम फ़लसफ़ी जो भी है, ये क्रिकेट टीम के सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बनने का अहल नहीं था। इसको आपने मुल्क का वज़ीर आज़म लगा दिया। तो जब आप मुल्क का वज़ीर आज़म लगाएंगे, वो जो फैसले करेगा, वो सुबह उठेगा, टीवी देखेगा और फैसले करेगा, या बीवी बताएगी। तो टीवी और बीवी से मुल्क नहीं चलते हैं, ये चलते हैं एक अच्छी टीम से। आपने FATF के लिए कौन सी टीम तैयार की थी, वो आज तक किसी के सामने नहीं आए। जो सामने लोग आते हैं वो अपना बड़ा सा मुंह लेके फवाद चौधरी और शेख रशीद आ जाते हैं, या फिर दौसा आ जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया की किसी मुल्क की मिसाल ले लें, इंडिया की ले लें, आप नेपाल की ले लें, भूटान की ले लें, वहाँ पे कहाँ ऐसा होता है कि लोग तर्जुमानों की फ़ौज बैठ के सारा दिन टॉक शो में बैठ के बातें करें और इस मौजू पे बात ही ना करें कि आपकी कौम जो है वो एक बड़े चैलेंज से गुजर रही है FATF को। तो ये इन लोगों के विजन है, ये वो PTI का 22 साल का तजर्बे का विजन है कि जिसको आप बार बार दोहराते हैं और उस पर आपको जो कारकर्दगी नज़र आती है वो 0/0 नज़र आती है। तो नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून वो क्यों चाहते हैं कि इमरान खान और हुकूमत करें? वो इसलिए चाहते हैं कि वो उन लोगों को ज़रा खुल के पता चल जाए एक बार कि ये जो है हुकूमत किस कदर नाअहल और नाकाम है और किस नहज पे मुल्क को ला रही है। लेकिन मेरा इस पर नुक्ता एतराज़ ये है कि अगर आप इनको और छूट देते रहेंगे तो मुल्क और पीछे और तबाही की तरफ जाता रहेगा। जी सर, आज भी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है आज कल में कि वो जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन फौज को कह रही है कि गवर्नमेंट गिरा दो। इसका मतलब है कि वो ये बात के लिए तैयार हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो आर्मी है, जो फौज है, वो कोई गवर्नमेंट गिरा सकती है। वरना वो तो हमेशा से ये कहते रहे नहीं जी वो तो इदारा है और प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ और मैं जो चाहूंगा वो होगा। लेकिन अब उनका ये स्टेटमेंट आया है कि वो एक तो ये कह रहे हैं और दूसरा उन्होंने एक और स्टेटमेंट इंडिया के बारे में दिया कि जी जब तक वो 370 दोबारा नहीं लाते हम उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे। जबकि बाजवा साहब ने कहा था कि सब माजी भूल जाओ और आगे बढ़ो। देखें, पहली बात तो ये कि जो आप 370 की बात कर रही हैं, एजाज सैयद ने अपने प्रोग्राम में क्लियर बता दिया है। आपने भी उनका ताज़ा तरीन इंटरव्यू किया था और उससे पहले मेरी भी उनसे भी बात हुई थी, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है। 370 के वक्त पाकिस्तानी हुकाम को, और आपको पता है हुकाम में कौन लोग होते हैं जो सीनों पे तमगे सजा के घूमते हैं, एक जंग नहीं जीती और तमगों की एक बहार है, वो उनको बता दिया था कि ये काम होने जा रहा है, आपने उफ नहीं करनी है, आपने उफ नहीं करनी है। और उन्होंने उफ नहीं की। वो इतने ताबेदार हैं न्यूक्लियर स्टेट की हेड और आर्मी के हमारे जियाले बहादुर पुत्र हटा दे जो हैं, वो इतने बहादुर हैं, उन्होंने उफ तक नहीं की और लिप सर्विस, ज़बानी कलामी मुंह की फायरिंग करके वो खामोश हो गए। 1 घंटा जुम्मे की नमाज के बाद लोगों को एक्सरसाइज करा दी मस्जिद के बाहर खड़े होके, एंड दैट्स इट। कश्मीर को उनको पता था कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान इसको लेकर रहेगा, और क्योंकि उनकी हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है, एक तसलसल है, कॉन्टीन्यूटी है, और वो अवामी वोटों से सेलेक्ट हुआ हुआ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री है जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वो अपनी जब बात कोई वादा किया उसने इलेक्शन में, उसने हर वो वादा जो इलेक्शन में किया वो पूरा किया। और इनको मालूम था कि ये ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर तारीख में आया है कि ये अब जो काम करेगा ये इसको हम फाइट नहीं कर सकेंगे। जैसे अभिनंदन को इन्होंने 1 घंटे के बाद चाय पिला के फ़ोटो खींच के वापस भेज दिया था
इसी तरह इन्होंने कश्मीर को भी प्लेट में रख के सजा के ऊपर उसके अच्छा सा दस्तरखान रखा और उसको कहा कि ये लीजिए, ये आप लीजिए, हमें थोड़ा सा फेस सेविंग करने दीजिएगा कि इतनी इजाज़त दे दें कि हम हल्के फुल्के आंसू बहा लें। तो इन्होंने चीखें भी नहीं मारी, इन्होंने दुहाइयाँ भी नहीं दी, इन्होंने सिर्फ हल्के से आंसू बहाए और कहा कि जी गुड बाय कश्मीर, और कश्मीर इनका चला गया। ये इतने नाअहल लोग हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर जिसको इंडियन जो है POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कहते हैं, वो भी कल कलां को दे देंगे तो ये उफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनसे कहा जाएगा कि तुमने उफ नहीं करनी तो नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल जब आपकी क़यादत की हो तो वो जमहूरियत अपोजिशन उनसे दरखास्तें करती फिरे कि आपने जो है वो हुकूमत गिरानी है, ये उठानी है, ये लानी है। ये जमहूरियत का हाल है आपके मुल्क में।